नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी ने जो कुछ इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, बात हो चुकी है, आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन आज एक अलग पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूं। उन्होंने उस समारोह में बोलते हुए, उस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि वो केवल भाजपा से, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि ये मत समझिए कि हम केवल भाजपा से, आरएसएस से लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट से कौन लड़ता है? जो भारत विरोधी हो, जो भारत की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने को तैयार ना हो। तो नक्सलवादी लड़ते हैं, आतंकी लड़ते हैं, भारत विरोधी जो तत्व हैं वो लड़ते हैं। राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? एक तो वो सीधे सीधे आजकल जो कुछ भी बोल रहे हैं, एक ही संदेश होता है, और वो संदेश होता है मुस्लिम समाज के लिए। उसको वो संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ। सवाल यह है कि राहुल गांधी मुस्लिम वोट के पीछे इस कदर क्यों पड़े हैं? क्यों वो चाहते हैं कि जिन्ना के बाद, शायद, मतलब वो कहते नहीं ऐसा, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके भाषणों से लगता है कि वो चाहते हैं कि जिन्ना के बाद भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता वो बन जाए। उसकी वजह क्या है? वजहें कई हैं, लेकिन असली जड़ कहीं और पर है, और वो है उनके परिवार से जुड़ी हुई। उसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो वर्तमान परिस्थिति है उसको समझिए। 20 साल से राहुल गांधी संसदीय राजनीति में है, लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। उससे उपजी हुई निराशा जो है उनसे कुछ भी बुलवा रही है, और वो बोलने के लिए तैयार है। वो देश के अंदर से लेकर देश के बाहर तक जा चुके हैं मदद मांगने के लिए, कि कोई उनकी मदद करे, कोई उनके लिए नैरेटिव बनाए जिससे वो मोदी को और भाजपा को हरा सके। और उनको लगातार असफलता मिल रही है। बड़ी उम्मीद थी 2024 में कि आरक्षण खत्म करने का, संविधान खतरे में है, इसका नारा चल जाएगा और मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। मोदी और मजबूत होकर आ गए, भले ही संख्या बल में कम हो गए। तो पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी इस जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वो हार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। पहली समस्या उनकी ये है। तो आप देखिए, जो उन्होंने बात कही है, उनका आचरण उसके अनुरूप है। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या में होता है जब 22 जनवरी 2023 को, तो उसमें नहीं जाते, उसको बीजेपी का कार्यक्रम कहते हैं। भगवान राम को पूरी दुनिया मानती है। इस देश की संस्कृति का आधार स्तंभ है भगवान राम। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को वो एक पार्टी का कार्यक्रम बनाते हैं। भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है। इस बात को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को आपने उससे पहले भी याद कर लीजिए, जब से सार्वजनिक जीवन में हैं, जब से वो चुनावी राजनीति कर रहे हैं 2004 से, कभी कोई हिंदू त्यौहार मनाते हुए देखा है क्या? किसी हिंदू त्यौहार को मनाते हुए उनकी फोटो देखी है क्या? तो वो भारत की सभी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए, कहा कि 6 महीने में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। अब ये सीधे सीधे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए था, लेकिन उसका कोई प्रमाण दिया क्या उन्होंने? कि केवल राहुल गांधी ने कहा इसलिए मान लिया जाए? दरअसल बात यहीं छिपी हुई है, और वो बताता हूं वो भी कि क्यों। तो वो जो भी आरोप लगाते हैं उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं देते। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने पिता के, नाना का जो प्रभाव था, उनका जो असर था, उनकी जो छवि थी, वो बैठा हुआ है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं 1956 की, 1956 की। देश में पहला घोटाला हुआ था जिसको जीप घोटाला के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना के लिए जीप खरीदी गई इंग्लैंड से। वो सौदा हुआ, जीप पूरी आई नहीं, पैसा पूरा दे दिया गया। कृष्ण मेनन उसमें बिचौलिया थे, और जो जीप आई भी वो इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, एक दिन भी चलाने लायक नहीं थी, कंडम जीप पे आई थी। इस पर हंगामा मचा, इसकी जांच हुई, जांच कमेटी की रिपोर्ट आई और कहा गया कि इसमें घोटाला हुआ है और आगे जांच की ज़रूरत है।
गोविंद वल्लभ पंत उस समय गृह मंत्री थे देश के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हमको रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन इस रिपोर्ट को हम टेबल नहीं करेंगे, इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। टेबल नहीं करेंगे मतलब सदन में नहीं रखेंगे, और इसको सार्वजनिक भी नहीं करेंगे, और आगे जांच भी नहीं कराएंगे। विपक्ष चाहे तो इससे चुनाव का मुद्दा बना सकता है। कुछ महीने बाद 1957 का दूसरा लोकसभा चुनाव होने वाला था। लोकसभा क्या, विधानसभाओं के भी चुनाव साथ में होने वाले थे। तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा इस देश के लोग उसी बात को मानेंगे जो नेहरू कहेंगे। राहुल गांधी वही अपनी हैसियत चाहते हैं। अब ये जो उनकी भाषा है वो एक तरह से संदेश है जो आतंकवादी तत्व हैं उनके लिए, जो संगठन है उनके लिए, एक जस्टिफिकेशन है हिंसा का कि इंडियन स्टेट के खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिक गया है, इस देश की अदालतें बिक गई हैं, इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर भाजपा का कब्जा हो गया है। अब असल में उनके परिवार को एक विशेषाधिकार प्राप्त था। तो मैंने जो शुरू में सवाल उठाया कि राहुल गांधी को आखिर मुस्लिम वोट क्यों चाहिए। एक समय आज़ादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए था, वो चाहते थे और उनकी कोशिश थी और सफल भी हुए कि वो देश में मुसलमानों के एकमात्र नेता बन जाए। इसीलिए 1946 की जब अंतरिम सरकार बनी तो उन्होंने कांग्रेस की ओर से जो मुस्लिम मंत्रियों के नाम दिए जा रहे थे, मंत्री बनाने के लिए जो नाम दिए जा रहे थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। कहा मुस्लिम नाम हम ही देंगे, मुस्लिम लीग की तरफ से आएगा। और जो मैं परिवार के विशेषाधिकार की बात कर रहा हूं, इस परिवार को ये विशेषाधिकार हासिल है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर सकते हैं, उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जब कश्मीर में युद्ध चल रहा था, पाकिस्तानी सेना ने जो है कब्जा कर लिया 1/3 से ज़्यादा हिस्से पर, तो वो मुद्दा ले गए यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। कहीं कोई कैबिनेट बैठक का जिक्र अगर आपको मिले तो बताइएगा। न कैबिनेट के साथियों से सलाह ली, न कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लेकर गए, सीधे वो यूएन में ले गए उस मुद्दे को। जहां तक जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कह रहा हूं, अगर इससे इतर जानकारी आप लोगों में से किसी के पास हो तो ज़रूर बताइएगा। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान पूरा बदल दिया गया, विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, उनको वकील करने का या अपील करने का भी अधिकार नहीं था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये फैसला किसने किया? सिर्फ इंदिरा गांधी ने किया। कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई। इमरजेंसी लागू होने के बाद इमरजेंसी की अधिसूचना जारी की, राष्ट्रपति उस समय जाकिर हुसैन थे, उन्होंने आधी रात को, और इस इमरजेंसी के फैसले को पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दिलाया गया कैबिनेट से। कैबिनेट की बैठक अगले दिन हुई। तो कैबिनेट की बैठक के बिना इस देश का संविधान सस्पेंड किया जा सकता है, मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, प्रेस की आज़ादी छीनी जा सकती है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है, एक व्यक्ति फैसला करेगा। ये संस्था क्या होती है? ये कैबिनेट क्या होती है? ये संसद क्या होती है? ये बताया इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के बाद। फिर उनके बेटे राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री चुने गए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। उनको प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुनने के लिए जो बैठक हुई, वो उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हुई। यहां तक कि संसदीय दल छोड़िए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी जो है नहीं हुई। केवल 2 सदस्य थे जो बैठक के नाम पर आपस में मिले, जिनको पता नहीं था कि जब वो बैठक कर रहे हैं उस समय राजीव गांधी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से ट्रीट करने की आदत थी। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब आगे आइए राहुल गांधी पर, और ये तो हाल का किस्सा है, आपको याद होगा। मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, एक ऑर्डिनेंस का प्रस्ताव पास किया कि जो दागी मंत्री हैं उनके खिलाफ अगर उनकी सजा के खिलाफ स्टे हो जाता है तो चुनाव लड़ सकते हैं।
उसका उद्देश्य था लालू प्रसाद यादव को राहत दिलाना। क्या किया राहुल गांधी ने? उस कैबिनेट के सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर फेंक दिया और कहा कि ये नॉनसेंस है और इसी के काबिल है। और ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में थे, राहुल गांधी अगर उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ थे तो इंतजार कर सकते थे कि 2 दिन बाद प्रधानमंत्री लौटने वाले हैं देश, उनसे बात करके वो ऑर्डिनेंस वापस करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको बताना था कि प्रधानमंत्री नाम की संस्था जो है, मेरी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं हूं क्राउन प्रिंस, मैं जो कहूंगा वही देश का, वही सरकार का, वही कैबिनेट का फैसला होगा। और कैबिनेट में किसी की हिम्मत नहीं हुई चूं करने की। अपने ही सर्वसम्मति से पास फैसले को उसी कैबिनेट ने बदल दिया। बाकी लोगों को तो छोड़िए, मनमोहन सिंह की भी हिम्मत नहीं हुई। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की बात तो उनमें से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। और राहुल गांधी थे क्या उस समय? कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं की उपेक्षा की, संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना का ये जो विशेषाधिकार नेहरू गांधी परिवार को मिला था, वो विशेषाधिकार राहुल गांधी से छिन गया है। ये उनकी समस्या है। जिन्ना तो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे क्योंकि उनको पाकिस्तान बनवाना था। सवाल यह है कि राहुल गांधी को क्या करना है? एक बार को छोड़ दें कि वो देश तोड़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते, इन सब आरोपों प्रत्यारोपों में न भी पड़े, तो एक उद्देश्य तो उनका है। उनको अब समझ में आ गया है कि अगर सत्ता में वापसी की कोई गुंजाइश बन सकती है तो वो मुस्लिम वोटों के एकमुश्त ध्रुवीकरण से बन सकती है। इसलिए आप देखिए, बार बार मुसलमानों का जब भी मुद्दा आता है वो सामने आ जाते हैं, और हिंदू धर्म के अपमान का मुद्दा जब जब आता है तब तब सामने आ जाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा की बात करने वाला देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा। एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में एयरफोर्स ने की हमारे, उसके बारे में कहा गया कि केवल कुछ घास उखड़ गई, उसका सबूत मांगा गया। देश की सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्ज करने के लिए जो भी कदम उठाए गए, सबसे बड़ा उदाहरण राफेल का है। राफेल का मुद्दा उन्होंने उठाया कि इसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, बिना उसके तथ्यों की जानकारी के। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों माने? तो उनकी नज़र में सारी संवैधानिक संस्थाएं वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कब्जे में हो गई। लेकिन कैसे हो गई हैं, इसका क्या प्रमाण है, ये आज तक उन्होंने कभी नहीं दिया। दरअसल उनको लग रहा है कि वो जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े साहस का काम कर रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस आचरण के चलते उनको धकेल दिया है अल्ट्रा लेफ्ट के खांचे में, खेमे में। अब इस देश में अगर आपको राज करना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करें, सेंट्रिस्ट पार्टी हों, या अब जो परिवर्तन आया है कि आप दक्षिणपंथी हों। तो राहुल गांधी भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं। भारत की संस्कृति के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है, तो इसलिए वो दक्षिणपंथी या उस रास्ते पर या उसके आसपास भी कभी दिखना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए अल्ट्रा लेफ्ट होने में उनको कोई एतराज नहीं लगता, क्योंकि अल्ट्रा लेफ्ट होकर ही वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर सकते हैं। अल्ट्रा लेफ्ट के रास्ते पर जाकर ही वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो सकते हैं। तो बीजेपी ने उनको जिस खेमे में, जिस पाले में धकेल दिया है, वहां से उनके निकलने की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद नहीं है। तो दरअसल उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो कुछ कहा, उन्होंने तो कहा ही। मुश्किल यह है कि कांग्रेस में कोई उसका विरोध तो छोड़िए, उस पर कोई राहुल गांधी को समझाने को भी तैयार नहीं है, बल्कि कई नेता कांग्रेस के उसका समर्थन कर रहे हैं।
कि दरअसल इंडियन स्टेट की परिभाषा ये होती है, उनका मतलब ये था, इंडियन स्टेट में ये संस्थाएं आती हैं, राज्यों की सरकार आती है, फला आता है, ढका आता है, ये सब बताने की कोशिश, जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही। अगर जस्टिफाई नहीं करेंगे तो राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर जस्टिफाई नहीं करेंगे तो अगर सरकार चाहे तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला सकती है। शायद राहुल गांधी चाहते हो कि ऐसा हो जाए कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। इस नाते ही एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। सरकार उनको लगातार विक्टिम कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं दे रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर जो आरोप लगा रहे हैं उसके समर्थन में आज तक वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए कि वो जो कह रहे हैं उसमें कैसे सच्चाई है। तो वो चाहे केंद्रीय जांच एजेंसियां हों, चुनाव आयोग हो, सीएजी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी की उनके नज़र में कोई कद्र नहीं है। किसी के भी खिलाफ बोलने में उनको कोई संकोच नहीं है। उनको लगता है कि ये सब बोलकर, ये कहकर, अब वो चाहते हैं कि उसी तरह से जैसे छवि थी जवाहरलाल नेहरू की वैसी उनकी हो जाए कि वो जो कह दें उसी को सच मान लिया जाए, कोई प्रमाण ना मांगे। वो सेना के शौर्य का प्रमाण मांग सकते हैं लेकिन उनके आरोप का कोई प्रमाण ना मांगा जाए। तो राहुल गांधी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मैंने एक दो वीडियो में पहले भी कहा था कि वो क्षेत्रीय दलों से जो उनका मुस्लिम जनाधार है वो छीनना चाहते हैं। तो देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी, एकमात्र पार्टी बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद यही रास्ता है, इस रास्ते से हमारी सत्ता में वापसी हो सकती है। सत्ता में वापसी का मतलब हमारे पास जो पारिवारिक विशेषाधिकार था वो वापस मिल जाए। तो वहाँ से जो सूखा पड़ना शुरू हुआ तो महाराष्ट्र आते आते तो अकाल में बदल गया और दूर दूर तक जो है पानी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब तो मरीचिका भी नहीं दिख रही है, कहीं उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि यहाँ से अच्छी खबर आएगी। तो दिन पर दिन राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार मोदी और भाजपा से लड़ते लड़ते अब इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। तो इसका जवाब तो मतदाता ही देगा, जो दे रहा है, और मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा ताकत के साथ देगा, क्योंकि भारत की सार्वभौमिकता को चुनौती देने वाले को जवाब तो इस देश के लोग देंगे ही। ये मामला किन्हीं दो पार्टियों के बीच का नहीं है, किन्हीं दो नेताओं के बीच का नहीं है। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का मुद्दा है और राहुल गांधी इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कोई नैरेटिव काम नहीं आ रहा है। तात्कालिक रूप से एक लोकसभा चुनाव में काम आया था, वो भी चला गया। अब उनके पास कोई नैरेटिव भी नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर भी। जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां भी दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही है। तो आने वाले समय में उनके लिए अच्छी खबर के लाले पड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी उनकी जिद है, उनकी इच्छा है और उनका सपना है और उनकी गलतफहमी है कि उनके परिवार का जो विशेषाधिकार था वो उनको फिर से मिल सकता है, जो कि मुझे लगता नहीं कि होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।